नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने सेशन में खान सर के द्वारा करंट अफेयर जो क्लासरूम में पेज टेस्ट के रूप में करवाए जाते हैं उसका पार्ट नंबर 2 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार का स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों ये मैथिली ठाकुर को ये नियुक्त किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, मैथिली ठाकुर को। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है और 2 जनवरी को लोक गायक को स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है। और ठाकुर को हाल ही में बिहार के लोक संगीत में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया था। गायक मतदाताओं के बीच चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए जागरूकता पैदा करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? दोस्तों बात की जा रही है अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना की। तो ये दोस्तों करिएगी ये पुणे में ये शुरू करने जा रही है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो पुणे नगर निगम द ग्रीन बिलियंस के साथ कचरे का उपयोग करेगा और इसे प्रयोग करने योग्य ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तित भी करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कोनेरू हम्पी ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों बात की जा रही है पदक की। ये दोस्तों ये रजत पदक इसने जीत लिया, सिल्वर इसने जीता, इसको ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो पूर्व भारतीय चैंपियन रैपिड शतरंज चैंपियनशिप कोनेरू हम्पी ने 30 दिसंबर 2022 को अलमाटी कजाकिस्तान में संपन्न FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में रजत पदक जीता है। वह 12.5 अंकों के साथ कजाकिस्तान की विजेता बिबिसारा बालाबायोवा से सिर्फ आधा अंक पीछे रही है। महिला वर्ग में कजाकिस्तान की बिबिसारा बालाबावा ने स्वर्ण रजत पदक जबकि कोनेरू हम्पी दूसरे स्थान पर आकर रजत पदक जीता, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने 1 जनवरी को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है? दोस्तों बात की जा रही है अपना स्थापना दिवस और किस संगठन ने दोस्तों? तो ये DRDO नहीं है माने, इसको ध्यान रखिएगा। जिसका ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 4 का। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो DRDO का स्थापना दिवस हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने महानिदेशकों और DRDO के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम की आवाक्ष प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। और इस अवसर पर DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर SV कामत ने DRDO बिरादरी को संबोधित किया, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात की जा रही है DRDO का, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होती है। और इसकी स्थापना दोस्तों बात करते हैं 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय दिल्ली में है। और अध्यक्ष की बात करें तो समीर कामत इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य के पशुओं के लिए पहली IVF इकाई मोबाइल डिवाइस का शुभारंभ किया गया है? ये दोस्तों बात की जा रही तो ये गुजरात में किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। ये पशुओं से रिलेटेड है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात के अमरेली में की गई है। और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मोबाइल IVF लैब का उद्घाटन किया है और इस यूनिट की मदद से अमरेली के पशुपालकों को IVF तकनीक उपलब्ध कराने का काम शुरू हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों बात की जा रही है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अगर इसकी बात करें दोस्तों तो ये नागपुर में किया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट से बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108वीं भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। और 108वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ द्वारा 3 से 7 जनवरी 2023 तक राष्ट्रसंघ तुकजोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। और 108वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2023 की थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, इसका ये मुख्य थीम था। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस का संघ की बात करें दोस्तों
तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ की स्थापना का मुख्य श्रेय 2 ब्रिटिश रसायनों और प्रोफेसरों J.L. सिनोनसेन और प्रोफेसर P.S. मैकमोहन को दिया जाता है। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ की स्थापना की दोस्तों बात की जाए तो ये 1914 में कोलकाता में हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डेक्सा किस खेल में टीमों के चयन का नया मापदंड पेश किया गया है। दोस्तों बात करें डेक्सा की तो ये दोस्तों किया गया है, तो ये क्रिकेट से दोस्तों ये किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्रिकेट से किया गया है, ये ऑप्शन ए पर दिया गया है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो BCCI ने 1 जनवरी को खिलाड़ियों का चयन मापदंड में एक बड़े बदलाव की घोषणा की है। और नए चयन का मापदंड दोस्तों क्या है, देखिए नए नियम में यो टेस्ट वापस लाया गया है और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने के लिए अनिवार्य कर दिया है। खिलाड़ियों को सभी प्रारूपों में भारतीय टीम के लिए चुने जाने से पहले एक डेक्सा को लेना होगा। उभरते खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में चयन के योग्य होने के लिए पर्याप्त घरेलू सत्र खेलना होगा। और ये जो दोस्तों टेस्ट क्या है इसके बारे में बात करते हैं तो ये टेस्ट एक ऐसा एरोबिक सहन शक्ति फिटनेस टेस्ट है जिसमें बढ़ती गति पर 20 मीटर दूर रखे मार्कों के बीच दौड़ना शामिल होता है। और भारत के कप्तान के रूप में विराट कोहली के कार्यकाल के दौरान यह परीक्षण शुरू किया गया था। और शुरुआत में पासिंग स्कोर 16.1 था जिसे बढ़ाकर 16.5 कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों अगर बात करें डेक्सा की तो डेक्सा को बोन डेंसिटी टेस्ट भी कहा जाता है। यह एक एक्सरे तकनीक है जिसका उपयोग हड्डियों की ताकत को मापने के लिए किया जाता है। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि क्या परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को हड्डियों को टूटने या खाने का कोई खतरा है या किसी खिलाड़ी को शरीर के किसी हिस्से को फ्रैक्चर होने का खतरा है। यह शरीर की संरचना को मापने और शरीर में वसा और मांसपेशियों को रिकॉर्ड करने में भी मदद करता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है। दोस्तों बात की जा रही है मिशन 929 की, दोस्तों ये त्रिपुरा में शुरू किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत मस्त प्रश्न है, त्रिपुरा में शुरू किया गया है। अगर इसकी बात करते दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो भारत के चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 929 मिशन की शुरुआत किया है। यह अगले विधान चुनावों में मतदाताओं को मतदान 92% तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पूरे त्रिपुरा में 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक त्रिपुरा के चुनाव कार्यक्रम को घोषणा नहीं की है। और ECI के अनुसार इस बूथों पर 2018 के विधानसभा चुनावों में 89% से कम मतदान हुआ था। और इन बूथों को छोड़कर अन्य बूथों पर 91 से 91% से अधिक भी मतदान हुआ था। और इसके कारण कुल मतदान प्रतिशत में कमी आई। 2018 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 89.5% था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो ये दोस्तों ये गुयाना की है राष्ट्रपति, इसको ध्यान रखिएगा, गुयाना के राष्ट्रपति हैं। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली गुयाना के 9वें राष्ट्रपति है जो 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। और वह इस साल इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है ओडिशा राज्य की किस पहल को UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों ये जगह मिशन को ये शुरू किया गया, इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन बी पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगर दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात करते हैं तो उड़ीसा राज्य ने हाल ही में अपनी 5T जगह मिशन के लिए UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स विजेता है। और जगह मिशन ओडिशा में चलाया जा रहा एक असलम उपग्रेडिंग प्रोग्राम है। और जगह मिशन इससे पूर्व 2019 में UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीत चुका है। और साथ ही इस पहल को भारतीय भू स्थानिक उत्कृष्टता पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इसका ये प्रमुख पॉइंट था दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगला प्रश्न है CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की है। तो ये दोस्तों ये हरियाणा ने सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर इस साल प्राप्त की, इसको ध्यान रखें 2022 के अनुसार से। अगर इसकी प्रमुख दोस्तों बात करते हैं तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के एक अध्ययन के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 16 महीने के उच्च स्तर पर 8.3% तक पहुंच गई थी। और राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दोस्तों हरियाणा में
35.4% और इसके बाद राजस्थान में 28.5% और दिल्ली में दोस्तों 20.8% भी रहा। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हरियाणा में दोस्तों सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर देखी गई थी। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? तो ये दोस्तों ये जीते हैं, ये मैग्नस कार्लसन ये जीत चुके, इसको ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन सी पर दिया गया है, बहुत मस्त प्रश्न हो सके आने वाला एग्जाम में पूछ सकता है। तो अगर दोस्तों इसकी बात करते हैं कुछ प्रमुख पॉइंटों की, तो ये नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने अल्माटी में वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप दोनों जीतकर एक बहुत पूर्व उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने अपने कैरियर में तीसरी बार तीनों वैश्विक शतरंज चैंपियनशिप खिताब क्लासिकल रैपिड और ब्लिट्ज पर कब्जा कर लिया है और उनके अलावा किसी भी अन्य खिलाड़ी ने 2022 के समान वर्ष में रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब नहीं जीत चुके, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? दोस्तों बात की जाए तो सबसे तेज गेंदबाज की, तो ये दोस्तों बने हैं, ये सबसे तेज गेंदबाज दोस्तों बात की, ये उमरान मलिक ये बन चुके, इसको ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन बी पर जो दिया गया उमरान मलिक ये बन चुके हैं। अगर इसकी प्रमुख पुण्य दोस्तों बात करते हैं तो पेस सेंसेशन उमरान मलिक ने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन चुके हैं। उन्होंने अनुभवी जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों उमरान मलिक ने श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में स्पीड रडार पर 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी और इससे पहले यह रिकॉर्ड बुमराह के पास था, जिन्होंने 153.36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। तो जसप्रीत बुमराह का दोस्तों रिकॉर्ड टूट गया है, उमरान मलिक बन चुके हैं। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, हाल ही में महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल BSF के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो दोस्तों ये सुजय लाल थाउसेन ने ये प्रभार संभाल, इसको ध्यान रखिए। जो ऑप्शन ए पर दिया गया है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों दोस्तों बात करते हैं तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक सुजय लाल थाउसेन ने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है और मौजूदा BSF की DG पंकज कुमार सिंह 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं और फौजे लाल थाउसेन MP कैडेट के 1988 के बैच के अधिकारी भी रहे हैं और वह BSF के नियमित महानिदेशक की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। अगर दोस्तों बात करते हैं BSF का, तब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 दिसंबर 1965 की इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। और मोटो की बात करते हैं ड्यूटी अंटो डेथ इसका मोटो है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? दोस्तों बात है सियोम पुल का, तो ये अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसकी प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करें तो रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया है और सियोम पुल दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में सियोम नदी पर बना अत्याधुनिक 100 मीटर लंबा पुल क्लास 70 स्टील आर्क सुपर स्ट्रक्चर सियोम पुल है। ये अलंग सिकियोनग रोड पर सियोल पुल वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास ऊपरी सियोल जिले के अतुतुंग और यकियोंग क्षेत्र में सेना के वाहनों और हथियारों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा। इसके ये प्रमुख थी, तो दोस्तों प्रमुख पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है? तो ये दोस्तों कहाँ उम्मीद होने की पूरी है? कोलकाता में ये पूरी हो जाएगी, इसको ध्यान रखिए। जो ऑप्शन डी पर दिया गया है अंडर मेट्रो। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू होगी और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना दिसंबर 2023 में तक पूरी होने की पूरी उम्मीद है और मेट्रो लाइन कोलकाता होते हुए साल्ट लेक को हुगली नदी के नीचे एक खंड के साथ हावड़ा से जोड़ेगी और कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इस योजना को क्रियान्वित कर रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश दोस्तों कौन है? तो ये दोस्तों चीन ही बन चुका और दोस्तों चीन ही ऐसा कर सकता है फिलहाल क्या समय। इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का पहला देश दूसरा देश बन गया है। अगर दोस्तों बात करें दोस्तों पहला देश की, तो पहला दोस्तों ये
जर्मनी बने हैं। और दोस्तों दूसरा की बात करें तो ये चीन ही बन चुके हैं। और दिसंबर 2022 में हाइड्रोजन पर चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाला जर्मनी दोस्तों विश्व का पहला देश बना है। और चीनी कंपनी CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड एक ऐसी ट्रेन बनाई गई है जिसकी अधिकतम गति दोस्तों 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह बिना ईंधन भरे 600 किलोमीटर तक जा सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रमुख पॉइंट था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके नाम पर गोवा में मोपा हवाई अड्डे के नामकरण को मंजूरी दे दी है? तो ये दोस्तों दी है ये मनोहर पर्रिकर के दोस्तों, ये इसके नाम पर ये दी है, इसको ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन बी पर दिया गया है मनोहर पर्रिकर। अगर इसकी प्रमुख दोस्तों बात करते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत मनोहर पर्रिकर की स्मृति में मोपा स्थित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा करने को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और गोवा के वर्तमान दोस्तों मुख्यमंत्री की बात करें ये प्रमोद सावंत इसके ये मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये उड़ीसा में किया गया है दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो उड़ीसा में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा के राउरकेला में दुनिया के सबसे बड़े समर्पित हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम दोस्तों 15 महीने में 260 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है और इसमें 20,000 से अधिक दर्शकों की मेजबानी करने की क्षमता है। और इस स्टेडियम में भारत में होने जा रहे पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भी किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। और आज का फैशन का लास्ट प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे? दोस्तों बात की जा रही गंगा विलास को कि दोस्तों ये दोस्तों वाराणसी से ये डिब्रूगढ़ तक ये ले जाएगी, इसको ध्यान रखिए दोस्तों। जो ऑप्शन डी पर दिया गया है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी 2023 को दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज का शुभारंभ करेंगे जो 13 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम की डिब्रूगढ़ तक बांग्लादेश के माध्यम से यात्रा करेगी। और यह दुनिया में एकल नदी जहाज द्वारा सबसे बड़ी एकल नदी यात्रा होगी। क्रूज जिसे गंगा विलास क्रूज के नाम दिया गया है। अब 50 दिनों में गंगा, भागीरथी, हुगली और ब्रह्मपुत्र और वेस्ट कोस्ट नहर सहित 27 नदी प्रणालियों के साथ 4000 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगी। दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में खान फर के द्वारा क्लासरूम में जो पेज टेस्ट के रूप में 20 क्वेश्चन का डिस्कशन कराए जाते हैं उसका हम लोग फुली डिस्कशन किए हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।